हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का टीम समर हिल के सीटेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बढ़ेंगे सीडीपी के 20वें अध्याय की ओर, जो है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशन अर्थात संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग परीक्षा के दृष्टिकोण से तो एक महत्वपूर्ण अध्याय है ही, उसके साथ साथ सामान्य दृष्टिकोण में देखें तो एक शिक्षक के लिए संज्ञान तथा संवेग एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बच्चों के समझ और उनके अंदर जो संवेग उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित कुछ सिद्धांतों को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाओं को सीखेंगे और साथ ही साथ यह समझेंगे कि संज्ञान एवं संवेग बच्चों के लिए और एक शिक्षक के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय आज का होने वाला है, तो आप लोग पूरा क्लास देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से लिंक से क्लिक करके सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां हम आपको पीडीएफ नोट्स और अन्य महत्वपूर्ण नोट्स, साथ ही साथ सीटेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, अप टू डेटेड जानकारियां आप लोगों को मिलती रहेंगी। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें और पीडीएफ नोट्स जो भी अवेलेबल होगा वो तत्काल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को सीटेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बढ़ते हम लोग क्लास की ओर। हमारा 20वां अध्याय संज्ञान तथा संवेग का है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संज्ञान होता क्या है, संज्ञान का मतलब क्या है। तो संज्ञान अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो समजोड़ ज्ञान संज्ञान होता है ना। अर्थात वैसा ज्ञान जो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से जगता है। और संज्ञान का अर्थ देखें तो संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान से होता है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र में होता है। शैक्षणिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, शिक्षण से जुड़ी जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसमें अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञान से होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रमुख होता है और संज्ञान में मुख्य रूप से ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। अब ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे कि ज्ञान का अर्थ होता है उन सारी चीज़ों से जो व्यक्ति अपने विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ, आप कह सकते हो कि औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक माध्यमों से जो कुछ सीखता है, जो कुछ वह समझता है, वह क्या है? वह ज्ञान है ना। अर्थात ज्ञान का संबंध सूचना के उच्च चिंतन से होता है। जो कैसे प्राप्त होता है? यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ परिवेश से, वातावरण से अंतःक्रिया करके, अर्थात आप कह सकते हो कि औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों माध्यमों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वे सब क्या हैं? ज्ञान हैं। अब समग्रता का अर्थ क्या है? समग्रता का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, टोटली, है ना। सूचना तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक उसे समझा नहीं जाता है। सूचना तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक उसे समझा नहीं जाता है।
इस स्तर पर तथ्यों, संप्रत्ययों, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का बोध होता है। तो समग्रता का तात्पर्य हो गया एक समग्र रूप में, किसी भी चीज़ को हम लोग समझते हैं तो उसकी समझ हमारे अंदर समग्र रूप में होनी चाहिए। समग्र रूप से तात्पर्य ये है कि उसका अनुप्रयोग करने का, कहाँ उस ज्ञान का प्रयोग होगा, वह हमारे लिए किस क्षेत्र में उपयोगी होगा, इन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अब तीसरा जो पॉइंट है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब ज्ञान को प्रयोग में लाने की कला। व्यक्ति तब ज़्यादा विद्वान कहलाता है या ज़्यादा प्रखर ज्ञानी कहलाता है जब उसे अपने अंदर के ज्ञान को सही जगह, सही वक्त में इस्तेमाल करना आता है। तो अनुप्रयोग का अर्थ क्या है? तो अनुप्रयोग का अर्थ है ज्ञान को प्रयोग करने से, है ना। और इसके बाद है विश्लेषण। तो विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। किसी भी चीज़ का हम विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बहुत सारे तथ्यों के ऊपर हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विश्लेषण से संबंध रखती हैं। अब इसके बाद है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के ऊपर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चे ने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ अधिगम ग्रहण किया है, उसके अधिगम स्तर में कितना विकास हुआ है, उसका लेवल कितना डेवलप हुआ है, उनके बारे में पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर का पता लगाने का एक माध्यम है। ठीक है। अब समझते हैं कुछ विद्वानों के मत। तो सबसे पहले स्टॉट की परिभाषा है। स्टॉट ने कहा कि संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। ठीक है। स्टॉट ने क्या कहा कि संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। अब देखिए हिलगार्ड की परिभाषा क्या है। तो हिलगार्ड की परिभाषा है किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है, वही संज्ञान है। ठीक है। हिलगार्ड ने क्या कहा कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है, वही संज्ञान है। अब देखिए कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास होते कैसे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। अब यहाँ समझेंगे कि अवधान में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। अवधान का तात्पर्य क्या है? अवधान का अर्थ होता है ज्ञान। जो कुछ उसने सीखा, जो कुछ उसने अधिगम ग्रहण किया, औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम से, उससे उसके अवधान में कितनी वृद्धि हुई, उसका लेवल कितना आगे गया, ये अवधान में वृद्धि कहलाता है। इसके बाद है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य हुआ कि जिस ज्ञान को उसने समझा है, सीखा है, चाहे वो किताब के माध्यम से, चाहे वो शिक्षक के माध्यम से, जिस भी ज्ञान को उसने सीखा है, क्या वो उसका प्रत्यक्षीकरण करने में सक्षम है। अर्थात मूर्त चीज़ों को अमूर्त रूप में और अमूर्त चीज़ों को मूर्त रूप में समझने में सक्षम है। उसकी भाषाई विकास कहाँ तक हुई है ना। भाषाई विकास भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद है चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित हुई है या नहीं। उसकी स्मरण शक्ति कैसी है, याद रखने की क्षमता कैसी है। और तर्क यानी कि डिस्कशन, क्या वह किसी बिंदु के ऊपर अपनी ओर से कुछ ओपिनियन रख सकता है या नहीं, इसको कहते हैं तर्क करना। तो इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है संज्ञानात्मक विकास में। अब जब बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों का डेवलप होगा, विकास होगा, तब हम कहेंगे कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है।
संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। आप देखेंगे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी और पियाजे के ऊपर हमारा डिटेल क्लास आया हुआ है। आप उस डिटेल क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो डिटेल क्लास को जाकर के देखें, उसमें चारों अवस्थाओं के बारे में डिटेल से बताया गया है और प्रत्येक अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों को भी बतलाया गया है। और यदि आप इस क्लास को बढ़िया से देखते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर तो ज़रूर इससे पूछे ही जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में इससे सवाल आते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आप इसका डिटेल क्लास हमारे दूसरे वीडियो पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वॉच करें। फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बतलाई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है और इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म होता है और उससे 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वह अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों की इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं और साथ ही साथ जो उसका शरीर होता है, शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं, जो स्थूल अंग होते हैं, वे काम करना शुरू करते हैं, उनमें विकास होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है और इस अवस्था में बच्चों में कुछ डेवलपमेंट बढ़ जाते हैं, है ना। शारीरिक विकास बढ़ता है, साथ ही साथ मानसिक विकास भी बढ़ता है। वे चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, उनमें प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, भाषाई विकास होता है। भाषा का विकास सबसे अधिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु में होता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था है, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में भी बच्चों का और ज़्यादा विकास होता है और आप देखेंगे कि ये उत्तर बाल्यकाल की अवस्था है और इस अवस्था में बच्चों में भाषाई विकास परिपक्व होने लगते हैं और साथ ही साथ चीज़ों का वर्गीकरण करना वे सीख लेते हैं, है ना। साथ ही साथ चिंतन उनका जो है क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे जो हैं वो विश्वास करना शुरू करते हैं और बहुत सारी प्रत्ययों का विकास होता है उनमें। संरक्षण का गुण आता है ना। लंबाई, भार, वजन, मात्राएं इत्यादि की समझ उनमें विकसित हो जाती है। और इसके बाद आता है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था को कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और इस अवस्था की आयु 11 वर्ष से आगे है और इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। अमूर्त चिंतन का मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन, वैसी चीज़ों के बारे में वे सोचना शुरू कर देते हैं जो दिखलाई नहीं पड़ते हैं, जो मूर्त नहीं होते हैं। अमूर्त चिंतन, है ना। अमूर्त का मतलब होता है उन वस्तुओं से जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वे अमूर्त चीज़ें कहलाती हैं। अमूर्त चिंतन उनमें शुरू हो जाता है। साथ ही साथ भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है ना। उनमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो परफेक्टनेस की ओर बढ़ता है। इसके बाद इस अवस्था में जो है व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो यदि आपने हमारा डिटेल क्लास नहीं देखा तो आप डिटेल क्लास देखें, वहाँ आपको उदाहरण के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक संज्ञान यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके आगे के पार्ट की ओर बढ़ेंगे जो होगा संवेग।